Block oscillations या block oscillators. Block oscillation is an oscillation shown by electron in a periodic potential when subject to a constant electrical external force. ब्लॉक ऑसिलेशंस ये होती हैं जब इलेक्ट्रॉन को आप किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में रखें और उस पर हमारे पास क्या लग रही हो, एक फोर्स लग रही हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो। तो ये फोर्स क्यों लग रही होगी? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पे जो है वो ब्लॉक ऑसिलेशंस जो लग रही होंगी, हम उन्हें क्या कहेंगे? ब्लॉक ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रॉन यानी जब पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर होगा और उस पर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, जिसके रिजल्ट में ऑसिलेशंस होंगी, जिन्हें हम ब्लॉक ऑसिलेशंस कहेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है पीरियोडिक पोटेंशियल में उसकी एनर्जी जो है वो ऐसे फिगर में आपको नजर आ रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन में ए और माइनस ए के बीच जो है बैंड्स शो हो रहे हैं, और इस बैंड की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट की गई है E इक्वल टू A cos KA। Figure a reduced zone scheme of energy dispersion of electron in a periodic potential। और इसी में आपके पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन यानी माइनस पाई बाई ए टू पाई बाई ए शो की गई है, और ए जबकि क्या है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में लेटिस पैरामीटर। और यहाँ पे आपके पास जो के वेक्टर से हमने बनाया हुआ है, के वेक्टर यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहे हैं? के वेक्टर एक्चुअली मोमेंटम को बताता है। ठीक है, मोमेंटम क्या है आपके पास यहाँ पे? एच कट के है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो उस पर क्या फोर्स लग रही होगी? तो उस पर फोर्स लग रही होगी F इज टू ई ई। ये कैसे आई है आपके पास? अगर आपको याद हो, एक रिलेशन था आपके पास E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू है, तो F क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू ई। F हो जाएगा Q और E। ठीक है, अब आपने फोर्स क्या करनी है? फोर्स अगर आपने लिखनी है, और क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और उसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर फोर्स लग रही होगी ये आपके पास। ठीक है, जो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 से प्रेजेंट की हुई है। फिर हमें पता है कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो भी हमारे पास क्या होता है? फोर्स के इक्वल होता है, डी पी बाई टी टी। वो हम लिख लेंगे, जैसे ये देखिए आपके पास डी पी बाई डी टी है, और यहाँ पे आप लिखेंगे डी बाई डी टी। पी की जगह आप लिख देंगे लीनियर मोमेंटम में एम वी, और अगर एम आपके पास कांस्टेंट बाय ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा डी वी बाई डी टी। और चेंज इन वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन की, तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ पे एम ए बन जाएगा, और एम ए किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। तो वो हम क्या करेंगे, इस एफ की जगह हम डी पी बाई डी टी लिख देंगे, वो आपके पास ई और ई के इक्वल हो जाएगा। फिर आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे मोमेंटम की इक्वेशन क्या थी? P इक्वल्स टू एच कट के, तो P की जगह हम एच कट के लिख देंगे, बन जाएगा एच कट बाय डी के बाई डी टी हो जाएगा, और ई हो जाएगा। ठीक है, डी के बाई डी टी आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन ये एच कट आ जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा होगा वो आपके पास ये बन रहा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी के को एक साइड पे ले जाएंगे, ई ई एच कट, और डी टी एक साइड पे आ जाएगा। बहुत साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, एक साइड पे लिमिट आपके पास टाइम की लिमिट 0 से टी होगी, दूसरे पे वेक्टर की लिमिट्स होंगी। टाइम की जो लिमिट्स हैं वो 0 से टी का है, मतलब 0 टाइम तब होगा जब इनिशियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तब टाइम बात करें, फिर मैक्सिमम यानी फाइनल टाइम तक। और यहाँ पे वेव वेक्टर आपके पास क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे जब था, और t इज इक्वल टू टी यानी फाइनल टाइम पे था। तो आपके पास इंटीग्रेट करके जो है वो ये बन जाएगा वेव वेक्टर किसी भी जो है फाइनल टाइम माइनस के 0 इक्वल्स टू ई ई टी बाई एच कट आपके पास बन रहा है।
यहाँ पे आपके पास जो टर्म होगी ये वाली, ये ज़ीरो हो जाएगी। और ये ज़ीरो क्यों होगी? ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब आप कहते हैं कि टाइम ज़ीरो था, यानी बिल्कुल स्टार्ट से ही, स्टार्ट के टाइम, तब आपको पता है कि स्टार्ट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया आपने अप्लाई करना, तो उससे पहले जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहे थे, उनका ना कोई प्रॉपर वेलोसिटी आप कह सकते हैं, ना कोई उनकी जो है वो वेव वेक्टर था। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ये टर्म जब ज़ीरो होगी, इससे नेक्स्ट में क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ ये टर्म बच जाएगी और वो आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होगा। क्वांटम मैकेनिकल व्यू देख लेते हैं पार्टिकल का। पार्टिकल इन ए क्वांटम मैकेनिक्स is viewed as a wave packet, which is a superposition of several waves of different frequency and amplitudes. क्वांटम मैकेनिकली आप क्या कहते हैं कि आपके पास कोई भी पार्टिकल वो वेव पैकेट की फॉर्म में होता है। और इसमें हमने बात की कि आप कह सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं कहूँगी ये वेव पैकेट है और इसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, इसी तरह अगर कोई और एक वेव आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी ये है, फिर हम कोई और ऐसे ले लेते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ये है। तो इस तरह डिफरेंट वेव्स और जो होंगी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के साथ उन और एम्पलीट्यूड के साथ, वो मिलके क्या बनाएंगे? वेव पैकेट बनाएंगे। और क्वांटम मैकेनिकली हम पार्टिकल को कहते हैं कि वेव पैकेट की फॉर्म में होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम हैज द ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब बहुत सारी वेव्स हैं तो हम एक वेव की बात नहीं करें, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? ग्रुप वेलोसिटी की। और वही पार्टिकल की ग्रुप वेलोसिटी किस फॉर्म में होगी? डी डब्ल्यू बाई डी के फॉर्म में। और डी डब्ल्यू बाई डी के हम कैसे लिखेंगे? अब आप देखिए कि आपके पास ये ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है? E इक्वल्स टू एच कट ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल्स टू ई बाई एच कट। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन एज दिस। और यानी ओमेगा की वैल्यू जब आपको पता चल गई है, आपने क्या करना है, इसकी जगह आप डाल देंगे। ठीक है, तो ई बाई एच कट बच जाएगा, ई अंदर आ गया, डी बाई डी के, और वन बाई एच कट बाहर आ गया। तो वेलोसिटी की टर्म आपके पास ये बन गई। बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बैंड इज गिवन बाय दिस। हमने स्टार्ट पे बता दिया था कि हमारे पास एनर्जी जो है वो बैंड्स की क्या है? ई इक्वल्स टू ए कॉज ए के। अब इसमें आप देखिए कि ए जो है सिंपल, ये जो है ये तो कांस्टेंट है ए, और जो स्मॉल ए है ये लेटेस्ट पीरियड है, ये लेटेस्ट कांस्टेंट है। के आपके पास वेव वेक्टर होगा, के क्या होगा? वेव वेक्टर होगा। दस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैंड इज गिवन बाय दिस। वो हमारे पास हो जाएगा वन बाई एच का डी बाई डी के ए कॉज ए के। ठीक है, ए की टर्म आप इसे बाय निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे कॉस का तो वो साइन हो जाएगा और नेगेटिव साइन आएगा, और एक जो है आपके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितनी कांस्टेंट टर्म्स थी वो हमने साइड पे कर ली, और ये एंगल आपके पास। आप जो नेगेटिव साइन है, अब वेलोसिटी की टर्म यहाँ पे आपको शो हो रही है और इसके साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है? आपको पता है कि जो है हमने फर्स्ट ट्रिबिलियन जोन की बात की है, वहाँ पे 0 से पाई बाय ए और 0 से माइनस पाई बाय ए की बात। तो जब 0 से पाई बाय ए होगा तब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जब 0 से माइनस पाई बाय ए होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है। वेलोसिटी और वेव वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ इस वेलोसिटी से? विद इन द फर्स्ट बिलियन जोन वेव वेक्टर एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is opposite direction in this band, but the wave vector when constant electric field is applied are not remain constant, rather over a time linearly हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास ये होगा कि आपने देख लिया था कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो आपके पास वेव वेक्टर और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और वो चेंज हो रही होगी टाइम के साथ। ठीक, टाइम डिपेंडेंस आ जाएगी यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह की टाइम डिपेंडेंस होगी। Velocity of electron in a periodic potential under a constant electric field. When a vector of an electron under constant electric field is given by this, ये हमने ऊपर अभी फाइंड किया था कि वे वेक्टर हम इस तरह लिखेंगे, जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही होगी तो आपके पास वेलोसिटी क्या थी? ये थी वेलोसिटी आपके पास ये। और वेलोसिटी कैसे होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
तो हम वेलोसिटी की जगह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख देंगे और ये बाकी इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो वेव वेक्टर के है, के की जगह मैंने क्या लिख देना है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एज कट टी। तो ये आपके पास के की जगह, यानी इस के की जगह भी हमने चीजें रिप्लेस कर दी। वेलोसिटी की जगह डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। और अब आप देखेंगे कि आपने फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बैंड। वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से डी एक्स एक साइड पे रह जाएगा, डी टी दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि इसे इंटीग्रेट कर सके। अगेन हम इंटीग्रेशन के लिए वही लिमिट्स यूज़ करेंगे जो भी हमने पहले ली, 0 से टी, यानी स्टार्ट, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। इसी तरह इसके हिसाब से आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वेव वेक्टर की बजाय आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म में ले रहे होंगे, एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये कुछ टर्म आएगी और वो कुछ कैंसिल हो रही होंगी। यानी आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे ए जो है वो इधर भी है तो इधर भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एज कट है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास पीछे बचेगा आपके पास नेगेटिव साइन भी, इधर भी है अंदर भी आ रहा है इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट ए सिर्फ रह गया। यहाँ पे ई ये रह जाएगा और कॉज ए ई टी बाई एज कट ये आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने जो है इनमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। आपको पता है 0 कॉस 0 1 देता है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है। बाकी सारी वैल्यूज जो है वैसे की वैसे आ गई हैं। अब आप इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे कि ये तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म को कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बना देगी। और इनिशियल पोजीशन जो थी इलेक्ट्रॉन की वो एक्स एट 0 थी, और हम इस टर्म को, यानी ये इधर था तो इसको हम इधर ले आए, ये सारी टर्म्स आ गई। अब मैंने क्या किया, ये टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठे लिख दी और इसको एक कांस्टेंट का नाम दे देना है मैंने, यानी कैपिटल एक्स एज ए फंक्शन ऑफ 0, ये मैंने इस टर्म को कांस्टेंट का नाम दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि आपके पास इस टर्म को हमें अलग से एक कांस्टेंट का नाम देने का मतलब ये है कि ये सारी टर्म्स जो आपको नजर आ रहा है कि इसमें से ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, टाइम पे नहीं डिपेंड कर रही, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट का नाम देके बता दिया। बाकी सारी टर्म आपके पास ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम की डिपेंडेंस जो है वो कॉज पे है, टाइम वाली डिपेंडेंस जो है वो कॉज पे डिपेंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक ऑसिलेशंस क्या है। Displacement of the electron in the band under an applied electric field is this. The only time dependence of the displacement of the electron is an cosine function. हमें नजर आ रहा है कि टाइम डिपेंडेंस सिर्फ cosine function है, which is an oscillating function in time t. तो cos आपको पता है कि वैसे भी जो है आपके कैसे देता है, cos का ग्राफ जो है वो oscillating ग्राफ होता है, ठीक है, वेरी कर रहा होता है और टाइम के साथ। From the above displacement relation, angular frequency of oscillation of an electron in the band is given by this. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ कॉज के ही अंदर की टर्म जो है हमें जो है ऑसिलेशंस की बता रही है, तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, इसी टर्म की होगी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो है ये वाली टर्म जो होगी यह किसके इक्वल होगी, ओमेगा के इक्वल होगी, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू लिख ली और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लॉक ऑसिलेशंस है। और फिर हम इसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं कि इसी ओमेगा का अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना पड़े तो कैसे करेंगे। वो आपके पास होगा टी वी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। और ये कैसे आया आपके पास, आपको पता है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है और एफ 1/t के इक्वल हो जाएगा। तो टी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा भी, ठीक हो गया। अब ओमेगा बी जो है उसकी जगह आप वैल्यू लिख देंगे ए ई बाय एज कट, ठीक हो गया। अब यहाँ से एज कट ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई बाय ए ई हो जाएगा, और एज कट जो है वो एज बाई 2 पाई के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम एज बाई 2 पाई, तो आपके पास टाइम पीरियड बन जाएगा एज बाई ए ई और ई, ठीक है। और इसमें इस इन कंडीशंस जो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया ब्लॉक ऑसिलेशंस का। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या होंगी ब्लॉक ऑसिलेशंस को ऑब्जर्व करने की। Time period of Bloch oscillation must be shorter than the mean collision time of the electron in the field. अच्छा, ये आपको कह रहे हैं कि आपके पास ब्लॉक ऑसिलेशंस जो होंगी, मतलब इससे हमें एक बात तो ये भी पता चल रही है कि ब्लॉक ऑसिलेशंस कोलिजन लेस इलेक्ट्रॉन्स पे हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि मीन कोलिजन टाइम, पहले आपको पता होना चाहिए मीन कोलिजन टाइम है क्या। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपके पास जब ऐसे आप सोचें कोई भी मटेरियल है उसके अंदर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कभी ना कभी जाके वो क्या करेगा, टकराएगा, टकराता है तो एनर्जी लूज करता है, ठीक है। आगे मूव करता है, बीच में अगर कोई एटम आ जाता है उसके साथ अगेन टकराता है या इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसका मतलब वो कोलिजन होती है।
तो मीन कोलिजन टाइम सबका क्या होता है, एक हमने लिया था टॉसी, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मीन कोलिजन टाइम से लेस होना चाहिए टाइम किसका, ब्लॉक ऑसिलेशंस का, because only if the time period of oscillation is shorter than the mean collision time, the electron could be able to complete its oscillations without getting scattered. यानी अगर शॉर्टर टाइम होगा तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेशंस कर पाएगा स्कैटर हुए बगैर, क्योंकि अगर कोलिजन हो जाएगी तो वो स्कैटर हो जाएगा, इसलिए उसका टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए कोलिजन टाइम से. If the time period of oscillation is longer than the mean collision time, the electron before it completes an oscillation would get scattered and we cannot observe the oscillations. अगर उसका टाइम ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का mean collision टाइम से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा और स्कैटर हो जाएगा ऑसिलेशंस के से पहले ही, तो हम ब्लॉक ऑसिलेशंस ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि टाइम पीरियड को हम ज़रा शॉर्ट कर सकें. तो हम टाइम पीरियड देखते हैं कि हमारे पास ये था, इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स थे, एक फैक्टर हमारे पास एच और एक ई, ये तो आपको पता है बिल्कुल टोटली कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम ज़रा भी आगे पीछे नहीं कर पाते. फिर चेंज किनको कर सकते हैं, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए को भी खास हद तक चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं. तो इन ऑर्डर टू शॉर्टन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, प्रोडक्ट ए ई यानी ये दोनों जो हैं मस्ट बी लार्ज, ये होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अगर ये लार्ज होंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, शॉर्ट होगा. ठीक है, और इसको शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे आप, सुपर लेटिसेस लेंगे. क्या लेंगे, सुपर लेटिस स्ट्रक्चर लेंगे तो एक ही वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. ये भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा. जैसे अगर, हाँ, अब इस केस में देख लें कि एक हमने न्यूमेरिकली फाइंड भी किया, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक ऑसिलेशंस फाइंड किया, जिसमें टिपिकल वैल्यूज किसी भी हम मटेरियल के लिए लेटेस्ट कांस्टेंट 5 एंगस्ट्रॉम आया. इलेक्ट्रिक फील्ड जो ली जाती है टिपिकली वो 5 × 10⁻⁶, और टाइम पीरियड जो इससे कैलकुलेट हुआ तो वो आपके पास ये आया. ठीक है, जबकि आपके पास मीन कोलिजन टाइम जो होता है नॉर्मली टिपिकल जो एक है हर के लिए, एक के लिए आप समझें कि फाइंड करने के बाद देखा गया कि ये होता है नॉर्मली, तो वो 10⁻⁻14 था. ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये टाइम मीन कोलिजन टाइम जो है ये ग्रेटर है टीसी से. ठीक है, सॉरी, मीन कोलिजन टाइम जो है वो शॉर्टर है किससे, इस टाइम से जो आपके पास है ब्लॉक ऑसिलेशंस का टाइम. तो इस सिचुएशन में जब आपने कहा कि ग्रेटर टाइम होगा ब्लॉक ऑसिलेशन से, तब कोई ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जब ज्यादा टाइम होगा, पीरियड होगा, तो तब कोई ब्लॉक ऑसिलेशंस नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएगा ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हुए. तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि टाइम बड़ा था पीसी से, तो कोई ब्लॉक ऑसिलेशंस नहीं होंगी. फिर ब्लॉक ऑसिलेशंस अगर हमने करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, कि क्या चाहिए होगा, जो अभी हमने पॉइंट पढ़े कि हमें शॉर्टर टाइम चाहिए होगा टीसी से. दूसरा हम क्या करेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे, हमने देखा कि टाइम पीरियड के कौन कौन से फैक्टर हैं, उनमें से किन किन को हम जो है वो कम या ज़्यादा करें तो हो सकता है. फिर हमने देखा कि एच और ई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता. ई और ए को किया जा सकता है, जिनमें से अभी हमने ई को भी अभी ऊपर न्यूमेरिकल में देख लिया कि करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो फिर इसका मतलब है ए को करा जा सकता है, और वो भी सुपर लेटिसेस के तौर पे. अच्छा, सुपर लेटिसेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपके पास, एन आर्टिफिशियली मेड स्ट्रक्चर मेड एन एडिशनल लेयर पेयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. यानी जैसे आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लू और रेड कलर की फॉर्म में, तो इसमें आप देखेंगे कि ब्लू और रेड की फॉर्म में आपके पास कैसे बन रहा है. स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्डर ऑफ 100 एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है सुपर लेटेस्ट, और इसमें अल्टरनेट ब्लू रेड कलर बना रहे हैं प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. और तकरीबन इन दोनों जो है ना सेम लेटेस्ट कांस्टेंट होंगे रेड और ब्लू स्ट्रक्चर के. और इसके अलावा जो है बहुत थिन किस्म की लेयर होती है, कि एक लेयर जो वो नैनोमीटर्स में ली होती है, और ये आपके पास एक लिहाज से क्वांटम वेल्स की फॉर्म में बन रहा होता है. इंडिविजुअल लेयर इन सुपर लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स आर वेरी थिन एंड आर क्वांटम वेल्स. फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जीनर ब्लॉक ऑसिलेशंस क्या होगी. In a quantum well structure, the conduction band and the valence band will have sub-levels, sub-bands. यानी आपके पास एक तो हमने कंडक्शन और वैलेंस बैंड पढ़े थे ना, और क्वांटम वेल्स में क्या होता है कि उनके भी सब बैंड्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स वुड टनल बिटवीन द सब बैंड्स एज दे अंडरगो ब्लॉक ऑसिलेशंस. तो जब ब्लॉक ऑसिलेशंस होंगी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन सब बैंड्स के बीच में क्या करते हैं, टनलिंग करते हैं. दिस टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर टू ए जीनर टनलिंग फिनोमेना. और ये टनलिंग सेम आपके पास जीनर टनलिंग की तरह होती है.
In superlative structures, there will be a coherent superposition of block oscillations and the tunneling of electron between the subbands. कोहेरेंस का मतलब होता है सेम फेज हो, मतलब सेम फेज होगा किसके बीच, सब ऑसिलेशंस ब्लॉक ऑसिलेशंस के बीच और टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच सब बैंड में। ये आप देख लें कि आपके पास ब्लॉक ऑसिलेशंस जो है ये सारा उसमें था जिसको हमने जो है अभी किया, और साथ ही यहाँ पे जीनर टनलिंग भी है।